इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान की बात कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कमलेश, कार्यक्रम किसान की बात हमारे श्रोताओं को बेसब्री से इंतजार होता है, एक उत्सुकता होती है, और जब ये समय होता है ना तो बस मन में एक ऐसी आशा की किरण होती है कि आज कौन वैज्ञानिक होंगे, क्या विषय होगा, किस पर चर्चा होगी और क्या ऐसी बात जो हमारे देश के किसानों को लाभान्वित करेगी। बिल्कुल, और ऐसा ही हम भी सोचते हैं और इसी सोच के साथ हम हमेशा विषय भी जो है वो चुन चुन कर रखते हैं, समय के अनुरूप रखते हैं, हमारे किसान भाइयों को अधिक से अधिक लाभ हो इस बात का भी हम विशेष ख्याल रखते हैं। तो आज का जो हमने विषय रखा है वो है चारा फसलों में बीज उत्पादन हेतु प्रमुख सुझाव। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आर.एस. बाना, प्रधान वैज्ञानिक, शस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली। जी, हमारे श्रोता जानते हैं कि भाई भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान में भी हम बात करें मिश्रित खेती की। मिश्रित खेती यानी कि पशुपालन के साथ साथ हमारी जो कृषि है, जो हम खेती किसानी कर रहे हैं, उसमें सबसे अच्छी बात होती है कि हमारे पशुओं का इन्वॉल्व होना। बिल्कुल भाई, जब हम खेती कर रहे हैं, हम किसान हैं, तो निश्चित रूप से जब खेत तो है ही, तो भी पशुओं को रखने में फिर दिक्कत क्या है। बिल्कुल, और सोने पे सुहागा सिद्ध होते हैं ये पशु। जी, और कहते हैं कि जब पशुधन की बात चलती है तो जैसे हमें भूख लगती है तो उनको भी भूख लगेगी, और यदि हमें पशुधन उत्तम गुणवत्ता का चाहिए तो उनको जो हमने चारा देना है, जो उनको खाना देना है, वो भी तो अच्छा देंगे ना, जिसमें सभी पोषक तत्व होने चाहिए। यानी कि बात संतुलित आहार की ओर। और ऐसे में जैसा मौसम हम देख रहे हैं, सर्दी हो रही है, तो ऐसे में तो हमारे पशुओं के स्वास्थ्य का हमें और ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और भाई ध्यान रखने के लिए जैसे भी बताया यहाँ कमलेश ने कि चारा फसलों में बीज उत्पादन हेतु प्रमुख सुझाव, जिसे देने के लिए डॉक्टर आर.एस. बाना उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और वहीं हमारे सभी किसान भाई बहनों को भी कमलेश बता दें कि यदि आप कोई भी विषय से संबंधित प्रश्न के विषय में जानना चाहते हो, कोई प्रश्न आपका है, कोई सुझाव आप देना चाहते हैं, या कोई समस्या है उसका समाधान आप चाहते हैं, तो आप हमारे स्टूडियो में फोन कॉल्स कर सकते हैं। और हमारे फोन नंबर है 23421081, 23421083, और दिल्ली से बाहर के श्रोता 011 लगाना ना भूलें। जी, तो भाई सबसे पहले डॉक्टर साहब हम शुरुआत करना चाहेंगे कार्यक्रम में। किसान भाई भी इंतजार कर रहे हैं कि भाई कब बारिश शुरू हो जाए। चारा फसल में बीज उत्पादन के जो प्रमुख सुझाव हैं, उनसे क्या मतलब है? हम क्या कहें कि जो रबी का मौसम ये चल रहा है, इसमें चारे की कौन कौन सी फसलें इस समय खेतों में खड़ी हुई हैं, यहीं से बात शुरू करते हैं। जी, अभी रबी के मौसम की अगर हम बात करें तो जो चारा की प्रमुख फसलें होती है उसमें रिजका, बरसीम और जई प्रमुख फसलें हैं। इसके अलावा कुछ द्विप्रयोजनीय किस्में भी होती है, जई की और जौ की, जिसमें चारे के लिए उपयोग करते हैं, पहले कटाई कर लेते हैं और उसके बाद फसल से दाना भी उत्पादन करते हैं, यानी कि बीज भी उत्पादन करते हैं। साथ ही बीज उत्पादन से हमारा तात्पर्य यह है कि जो चारा वाली फसलें हैं उनका सामान्यतः किसान बार बार कटाई करते रहते हैं, हरा चारा ही लेते रहते हैं, पशुधन को हरा चारा खिलाते हैं, जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक भी है, परंतु उसका बीज उत्पादन नहीं करते। हर बार बीज बाजार से खरीदते हैं, जो कि उनको काफी महंगा पड़ता है। तो अगर वैज्ञानिक तकनीकी अपनाएं तो चारे का उत्पादन भी अच्छा होगा और बीज उत्पादन करके चारा फसल उत्पादन की लागत भी कम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आगे आने वाले समय में डॉक्टर साहब हमारी कौन कौन सी चारा फसलें रहेंगी जिसे कि हमारे किसान भाई ले सकते हैं? जी, अभी जनवरी का महीना चल रहा है, जैसे ही फरवरी के उत्तरार्ध में जाएंगे तो हमारे खेत खाली होने शुरू हो जाते हैं, आलू के, गन्ने के। उसके थोड़े दिन बाद फिर सरसों के खेत भी खाली होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें जो बसंतकालीन मौसम है या जो फिर उसके बाद ग्रीष्म काल आएगा, उसके लिए जो चारा वाली फसलें हैं उसमें नाम आता है बाजरा, ज्वार, मक्का, मकचरी, लोबिया और ग्वार। ये जो फसलें हैं वो आने वाले मौसम में बिजाई करी जाएगी। और आजकल तो सारी जो फसलें हैं उनमें बहुत सारी मल्टीकट किस्में भी आने लगी है, जिसकी बार बार कटाई कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा चारा उत्पादन ले सकते हैं, ताकि हमारा जो पशुधन है उसको निरंतर हरा चारा मिलता रहे। और विशेषकर गर्मियों के मौसम के लिए मैं बताना चाहूंगा कि हरे चारे की कमी की वजह से हमारा जो पशुधन है उसका न केवल दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है, बल्कि उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा सा उतना
उतना तंदुरुस्त नहीं रहता। तो निर्बाध रूप से हरे चारे की उपलब्धता बनी रहे, इसलिए आवश्यक है कि अभी जो चारा फसलें हैं रबी के मौसम की, उनमें भी ठीक तरह से प्रबंधन करें ताकि आपको मई जून तक हरा चारा मिलता रहे, और आने वाले मौसम में भी हरे चारे वाली फसलें जरूर लगाएं ताकि हमारे पशुओं को निर्बाध रूप से चारे की पूर्ति होती रहे। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने जब पहले बात चल रही थी बहुत अच्छी बात कही कि हमारे किसान भाई बहन बाजार से बीज लेकर आते हैं, फिर उसको बोते हैं और फिर हरा चारा पशुओं के लिए प्रोवाइड हो ही जाता है, लेकिन जब दोबारा से बोएंगे तो फिर बीज लेके आएंगे। आपने कहा कि बीज हम स्वयं भी तैयार कर सकते हैं यदि हम घर बीज तैयार करें, क्योंकि आज का जो विषय है वो भी हमारा यही है कि चारा फसलों में बीज उत्पादन। यदि हम स्वयं घर बीज तैयार करें तो न केवल अपने लिए अपितु अपने और साथियों के लिए गांव में एक बड़े स्तर पे इसका जो है उत्पादन कर सकते हैं। वहीं जो ऐसे में मौसम हम देख रहे हैं करवट बदल रहा है, कभी हल्की सी बारिश हो जाती है तो कभी पाला बहुत अधिक पड़ जाता है, तो ऐसे में क्या समसामयिक कार्य करें ताकि जो आपने कहा रिजका, बरसीम, जेई, जो इनका जो अच्छा समसामयिक कार्य होता रहे और इनकी ग्रोथ बढ़ती रहे। मैं प्रश्न का उत्तर दो भागों में देना चाहूंगा। पहले मैं बात कर लेता हूं पाले की, और उसके पश्चात बीज उत्पादन किस तरह से अपने लिए और अपने पड़ोसियों के लिए, साथियों के लिए, या स्टार्टअप के रूप में भी किसान भाई कोई जाना चाहे, युवा कोई बीज उत्पादन का स्टार्टअप करना चाहे, उनके लिए भी मैं बताना चाहूंगा। तो पाले की जहां तक बात है, ये जो अभी मौसम चल रहा है तो कुछ क्षेत्रों में यदि तापमान शून्य के आसपास चला जाता है और मौसम साफ होता है, उत्तर की दिशा से ठंडी हवाएं चलती है, तो ऐसे में पाला पड़ने की पूरी संभावना होती है। तो ये जरूर ध्यान रखें कि जब भी तापमान शून्य की तरफ आए, न्यूनतम तापमान, तो सावधान रहें, अपने खेतों में हल्की सिंचाई कर दें ताकि जो पाले का प्रकोप होता है वो कम होता है। ज्यादा ठंड से क्या होता है कि पौधों में कोशिका द्रव्य में जो द्रव्य होता है, पानी होता है, लिक्विड होता है, वो जम जाता है, और जम के जैसे ही पानी जमता है उसका आयतन में वृद्धि होती है, उससे कोशिका भित्ति फट जाती है और हमारी फसलें झुलसी हुई सी नजर आती है, और कई बार काफी नुकसान हो जाता है, पूरी की पूरी फसलें ही फेल हो जाती है। छोटे फल वृक्ष होते हैं उनमें भी नुकसान हो जाता है। तो ये ध्यान रखें कि जैसे ही तापमान कम हो हल्की सिंचाई करें। ज्यादा समस्या नजर आ रही हो तो गंधक का तेजाब सस्ता ही होता है, 0.1% का यदि छिड़काव कर देते हैं तो फसल को पाले से बचा सकते हैं। इसी तरह यदि फल वृक्ष भी लगा रखे हैं तो उनकी भी हम बात कर लेते हैं। छोटे पौधे हैं तो उनको भी आप जो पूर्व फसलों के अवशेष हैं या कोई भी सरकंडा है, कूचा है, उससे ढक दे। सिर्फ दक्षिणी पूर्वी दिशा से उसको खुला रखें ताकि धूप मिलती रहे, परंतु उत्तर और पश्चिम दिशा से उसको अच्छे से कवर कर देंगे तो उन पौधों को, छोटे नवजात पौधे होते हैं, उनको भी हम पाले के प्रकोप से बचा सकते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी सावधानियां रख के हम फसल को पाले से बचा सकते हैं। फिर मैं आता हूं अब बीज उत्पादन पे। बीज उत्पादन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, विशेषकर चारे वाली जो फसलें हैं उनमें, ताकि हमें बार बार बीज नहीं खरीदना पड़ेगा। आप खुद के लिए जो बरसीम और रीज का स्वब और ये जो जई भी है, तो इनका जो बीज, उन्नत किस्म का बीज खरीदें उत्पादन करना हो तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है। और बीज खरीदने के लिए जो स्रोत है उसमें आईसीआर के संस्थान या राज्य के कृषि विश्वविद्यालय या जो नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र है वहां से, या राष्ट्रीय बीज निगम या राज्य बीज निगम से उन्नत किस्म का ही बीज लें और उसके पश्चात बीज उत्पादन करें। पहली चीज ये ध्यान रखने की है। दूसरी चीज ये ध्यान रखने की है कि सही मात्रा में बीज उपयोग करें, बार बार उसमें बीज को उपचारित करके बोएं ताकि रोगों का और कीटों का प्रकोप नहीं हो। और दूसरी तरह की फसलें या दूसरी तरह की किस्मों के यदि उसमें बीज हो जाते हैं तो उनको उखाड़ दें। और अभी हमारे एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कुछ प्रश्न होगा मन में, शंका पूछ लेते हैं। एक बार कमलेश जरा बात करते हैं। जी हेलो जी, स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में। अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। नमस्कार जी नमस्कार, अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम राम है। हमने बरसीम की हुई है, बहुत ज्यादा हो रही है, इसका समाधान बताइए। बरसीम और रिजका में आमतौर पे देखने में आता है कि खरपतवारों का काफी प्रकोप होता है। जो कास बेल या अमर बेल इन्होंने बोली है, इसका भी प्रकोप हो जाता है। थोड़ा सा भी आपको कहीं पे भी अमर बेल दिखाई दे उसको हटा दें, और यदि ज्यादा हो रखी है तो फसल की अच्छे से कटाई कर दें। और उसके पश्चात उसमें वैसे तो बहुत कम मात्रा में ग्लाइफोसेट नामक एक दवाई आती है, उसको भी छिड़क देते हैं, परंतु यदि वो थोड़ी सी भी ज्यादा डल गई, यानी कि 300 ml प्रति हेक्टेयर की दर से आप उपयोग करते हैं, उससे थोड़ा सा भी ज्यादा डल गई तो कई बार फसल भी जल सकती है। इसलिए मैं दवाई का उपयोग न करने के बजाय मैं एक दूसरा तरीका बताता हूं आपको कि लगातार एक खेत में रिजका या बरसीम न करें, उसमें जो अनाज वाली फसलें हैं वो लगाएं।
या कोई दूसरी फसलें लगाएं और सही फसल चक्र का उपयोग करें, तो उससे एक तो ये प्रकोप वैसे ही कम हो जाता है। जैसे ही प्रकोप दिखाई दे तो अमरबेल को निकाल के उसमें से और इसको नष्ट कर दें। और अमूमन ये देखने में आया है कि जितने भी चारे वाली फसलें हैं उनमें किसान ध्यान नहीं देता, कोई भी घास फूस खरपतवार उगते हैं तो उगने देते हैं, उनको नियंत्रित नहीं करते हैं। उससे कि चारे की गुणवत्ता पे भी प्रभाव पड़ता है और चारे का उत्पादन भी नहीं होता है। तो ये जरूर ध्यान रखें कि चारे वाली फसलें हैं उनमें इस तरह के कोई भी अमरबेल हो या कोई भी तरह के खरपतवार हो, उनका प्रकोप नहीं होने दें। जैसे ही बिजाई करते हैं उसके तुरंत बाद पेंडिमिथाइलिन का एक छिड़काव कर देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो एक और उपाय है कि एक बार बिजाई करने से पहले हल्की सिंचाई दे दें ताकि सारे खरपतवार उग जाएं और फिर उगने के बाद जुताई करके और फिर बिजाई करें ताकि ये जो बीज बैंक है आपका फसल में वो नष्ट हो जाए और उसके बाद जब फसल लगाएंगे तो कुछ दिन तक वो जो खरपतवार होते हैं वो उग नहीं पाते हैं। उससे पहले जो फसल होती है उसको एक एडवांटेज मिल जाता है, वो थोड़ी बड़ी हो जाती है। और एक बार फसल, क्योंकि जो चारा वाली फसलें हैं उनको थोड़ा हम घनी लगाते हैं, तो एक बार पूरा खेत में आवरण बना लेती है तो फिर खरपतवारों का प्रकोप उतना ज्यादा नहीं हो पाता। तो ये तो खरपतवार प्रबंधन भी डॉक्टर साहब ने कितने अच्छे तरीके से बता दिया। जी, अभी डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात आपने बताई, लेकिन वही हमारे किसान भाई बहन जानते हैं कि यदि हमने पशु अपने लिए रखे हैं जी, तो वो जो हरा चारा करते हैं वो कम ही होता है, लेकिन जगह खेत में निश्चित हो जाती है हर साल के लिए कि बरसिम यहीं बोएंगे। और तो उस जगह को बदलना है हर बार। वो आपकी बात बिल्कुल पकड़ की है कि वहां ना बोए, दूसरी जगह किसी और खेत में बोले, बिसे दो बिसे अलग बना ले जगह, ये बहुत जरूरी है। और आप जो बता रहे थे इस विषय से संबंधित जो बात चल रही थी वो थी बीज उत्पादन को लेकर के, बीज उपचारित करके बोएं जिससे आगे आने वाला हमारा जो बीज उत्पादन है उसमें कोई भी रोग या अन्य किसी प्रकार के कीटाणु ना हो। बीज उपचार तो बहुत ही जरूरी है जी, क्योंकि बहुत कम मात्रा में कवकनाशी और कीटनाशियों का उपयोग करके और फसल की सुरक्षा कर सकते हैं और बाद में जो बार बार हम स्प्रे करते हैं उससे बच जाएंगे। उससे एक तो लागत भी कम लगेगी, बिल्कुल फसल का स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा ही, साथ में मृदा स्वास्थ्य, पर्यावरण स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य और पशु स्वास्थ्य को भी हम अच्छा रख सकते हैं बीज उपचार की वजह से, रसायनों का उपयोग करते हुए। तो ये बीज उपचार करें। और जैसे ही फरवरी का महीना आता है, जो चारे वाली फसलों में बीज उत्पादन करना चाहते हैं तो उनकी कटाई बंद कर देनी चाहिए। अंतिम कटाई एक तरह से रिजका में हम देखें तो जनवरी के अंतिम सप्ताह या जो फरवरी का जो प्रथम पखवाड़ा है उस समय कटाई बंद कर दें। बरसीम की आप फरवरी के अंत तक या मार्च के प्रथम सप्ताह तक ज्यादा से ज्यादा उसमें कटाई बंद कर दें। अंतिम कटाई के बाद नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं डालें किसी भी मल्टीकट वैरायटी का यदि आपको बीज उत्पादन करना है तो, ताकि वानस्पतिक वृद्धि ज्यादा नहीं हो। और पानी भी थोड़े ज्यादा दिनों के अंतराल से दें, सिंचाई बार बार नहीं दें ताकि शुरू में वानस्पतिक वृद्धि नहीं हो। एक बार जैसे ही फूल आते हैं बीज बनना शुरू हो जाता है, उसके बाद लगातार अंतराल पे आपको सिंचाई देनी है ताकि जो बीज है दाना बनते समय नमी की कमी नहीं हो और आपको बीज उत्पादन अच्छा मिलता रहे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और कटाई करते समय एक चीज और ध्यान रखनी है कि कटाई थोड़ी सी ऊंचाई से करें, 6 से 7 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर ऊंचाई से करें यदि बीज उत्पादन लेना चाहें तो अंतिम कटाई, ताकि जो पुनः वृद्धि है वो त्वरित हो जाए, प्रकाश संश्लेषण निरंतर होता रहे, कुछ पत्तियां बच जाए, बिल्कुल जमीन से सटा के नहीं करें। तो इस तरह से अच्छा आप बीज उत्पादन बरसीम का, रिजका का, जई का या जो की मल्टीकट किस्म है उनका आप ले सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात जो है डॉक्टर साहब आपने बताई। और जैसे कि अब हम बात करते हैं कि उन्नत तकनीक की या भी कौन सी तकनीक हमारे किसान भाई या बहन अपनाते हैं जिससे कि वो अच्छे से अच्छी चारा फसलें ले पाए, तो इसमें उन्नत तकनीक कौन सी अपनानी चाहिए उनको? उन्नत तकनीक की हम बात करें, यदि चारा के बीज उत्पादन की ले रहे हैं फसल या वैसे भी जो नॉर्मल जो सामान्य चारे फसलें हैं उनमें उन्नत तकनीकी की बात करें तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो नवीन किस्में हैं उनकी बिजाई करें, बीज उपचार करके बुआई करें और हमेशा कतारों में बुआई करें। और चूंकि बरसीम और रिजका में ज्यादातर छिटकवा विधि से बिजाई होती है तो उसमें ये जरूर ध्यान रखें कि शुरुआती अवस्था में ऐसी दशा में यदि खरपतवारों का प्रकोप होता है उनको नियंत्रित करते रहें और सिंचाई प्रबंधन ठीक करें। जो पहली सिंचाई होती है वो बहुत ही हल्की करें ताकि जो बीज हैं वो काफी ऊपर ही बिजाई करते हैं चारे वाली फसलों की, तो वो फैले नहीं। और उसके बाद जो सिंचाइयां हैं वो निरंतर अंतराल पे करें। जो भारी मृदाएं हैं उसमें 10 से 12 दिन के अंतराल पे या 14 दिन के अंतराल पे, और जो
जो हल्की मृदाएं हैं वहां पर 7 से 10 दिन के अंतराल पे सिंचाई करते रहे। जैसे ही मार्च का महीना आता है तो जो अंतराल है उसको थोड़ा सा कम कर दें सिंचाई को, हर 5वें से 7वें दिन हल्की मृदाओं वाले क्षेत्रों में, और जो भारी मृदाएं हैं वहां पर लगभग 1 सप्ताह या उससे 1-2 दिन बाद का ये अंतराल रख सकते हैं। तो इस तरह से यदि सिंचाई प्रबंधन करते हैं, उर्वरक प्रबंधन भी आप ठीक तरह से करते हैं, फसल का संतुलित पोषण करते हैं, तो निश्चित तौर से अच्छा चारा उत्पादन मिल सकता है। बिल्कुल डॉक्टर बाना, लगातार आपसे बातचीत जारी रखेंगे कार्यक्रम किसान की बात में, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। जी, हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को मंजूरी दी गई है। प्राकृतिक खेती की बात होगी आधुनिक कृषि चौपाल के दूसरे अंक में। प्राकृतिक खेती का मूल सिद्धांत क्या है? जंगल के पेड़ के किसी भी पत्ते को तोड़ो, उसमें एक भी पोषक तत्व की कमी नहीं मिलेगी। अब खेत आत्मनिर्भर हो जाएगा। आत्मनिर्भर होगा तो वो खाद की मात्रा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए जो बागवानी फसलों की उपयोगिता और अधिक हो जाती है, अधिक से अधिक सुरक्षित उत्पाद जो है सबको उपलब्ध करा सके। शहर का पैसा गांव में और गांव का पैसा गांव में, ये प्राकृतिक खेती के द्वारा ही संभव हो सकता है सर। जैसे हमारी मिट्टी है ये जीवित है, अगर हमने इसके अंदर जीवाणुओं को मार दिया तो ये निर्जीव है। प्राकृतिक खेती में हर तरह का जीव है, उसको पनपने का मौका देते हैं। अमरूद प्राकृतिक होने के कारण डबल रेट में फार्म से बिकता है, जो बचता है उसका सिरका बनाते हैं, जो डायबिटीज में रामबाण औषधि है। और ये केमिकल के मंडियों में जाओगे तो ना तो कोई प्रॉफिट है ना कोई मान सम्मान है। मैं सभी भाइयों से ही कह रहा हूँ, मतलब फार्मिंग को, गौ माता को समझो। धन्यवाद। तो सुनना न भूलिए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और आकाशवाणी की खास प्रस्तुति कार्यक्रम आधुनिक कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक का दूसरा अंक 17 जनवरी दोपहर 2:30 बजे से सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। एक छोटे से अंतराल के बाद पुनः आपका स्वागत है। हम बता रहे थे आपको, विषय आज हमारा किसान की बात कार्यक्रम में है चारा फसलों में बीज उत्पादन हेतु प्रमुख सुझाव। हमारे विशेषज्ञ जो हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं, डॉक्टर RS बाना, जो प्रधान वैज्ञानिक शस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से हैं। कमलेश, जब कार्यक्रम में बात चलती है और डॉक्टर साहब कोई भी सुझाव देते हैं, हमारे सभी किसान भाई बहनों के प्रश्नों का कोई भी उत्तर उन तक पहुंचता है तो खुशी होती है। बिल्कुल। और एक नई आस जगती है जब हम आकाशवाणी से इतना सुनकर के सीख रहे हैं, तो प्रशिक्षण के माध्यम से, देख करके, प्रदर्शनियां, किसान मेले निश्चित रूप से हमारे जो ज्ञान है ना उसको इतना बढ़ा देते हैं कि गलती की कोई संभावना नहीं रहती है। बिल्कुल। और अगर मन में जो जिज्ञासा होती है वो भी वही शांत हो जाती है, और जो हमारे किसान भाई है बहन आते हैं वहां देखकर उनको नई नई चीजों और नई नई तकनीकों के बारे में पता भी तो चलता है ना। बिल्कुल। तो हमारे जो डॉक्टर साहब किसान भाई बहन है वो बड़े उत्सुक होते हैं कि जब कृषि मेले होते हैं, वो आनंद, किसानों का आपस में मिलना, जागरूकता, वैज्ञानिकों से सीधे बात करना बड़ा मन को संतुष्टि देता है। तो जो अभी किसान मेला पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित हो रहा है, जो वार्षिक उत्सव होता है, उसके विषय में आप हमारे श्रोताओं को बता दें। जी, मैं सिर्फ बताऊंगा ही नहीं, मैं आपके माध्यम से सभी हमारे जो किसान बंधु हैं और किसान बहनें हैं उनको आमंत्रित करता हूं आपके माध्यम से कि जो पूसा कृषि विज्ञान मेला है उसमें 24, 25 और 26 फरवरी को पूसा संस्थान का जो मेला ग्राउंड है वहां पर एक विशाल मेले का आयोजन किया जाएगा, जहां पर न केवल फसलों की जीवंत प्रदर्शनियां होगी परंतु जो आधुनिक तकनीकियां हैं उन सबको प्रदर्शित किया जाएगा, चाहे वो वर्टिकल गार्डनिंग हो या फूलों की खेती हो, सब्जियों की खेती हो, जो एक्जोटिक सब्जियां बोलते हैं, विदेशी सब्जियां बोलते हैं, उनकी खेती हो, या जो नवीन किस्में होती है उनके बीजों की बिक्री हो। इसके साथ ही जैसे कि आपने भी कहा किसान आपस में भी मिलते हैं, तो जो हमारे नए उद्यमी किसान है या जो कई हमारे बहुत अच्छा काम करने वाले किसान हैं वो भी अपनी स्टॉल लगाते हैं। साथ में जो जितने भी भारत के जो संस्थान है कृषि में अग्रणी काम कर रहे हैं उनको भी हम आमंत्रित करते हैं अपनी स्टॉल लगाने के लिए। तो एक तरह से ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी जगह है कि हमारे किसान बंधु पूरे भारत में जो भी अच्छा काम कर रहे हैं उन लोगों से, उन उद्यमियों से, उन वैज्ञानिकों से और उन संस्थानों से मिल सकते हैं, उनसे अच्छी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही जो किसान और जो वैज्ञानिकों की परिचर्चा होती है, गोष्ठी होती है, उसका भी आयोजन किया जाएगा। तो आप 24, 25, 26
20 फरवरी को जरूर पूसा कृषि विज्ञान मेले में आप पधारें और जो नवीन तकनीकियां हैं उनका आनंद लें और अपने ज्ञान में वृद्धि करें। यानी कि आपका सीधा आमंत्रण, एक और जहां प्रयागराज में महाकुंभ बुला रहा है, वहीं कृषि कुंभ का आयोजन आप जो है कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में आयोजित करने जा रहे हैं। तो भाई बिल्कुल हम भी पहुंचेंगे, हमारे श्रोता भी पहुंचेंगे। और जब बात आती है जानकारी की, तो ये तो वास्तव में कृषि कुंभ है कि जिससे हम सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं और हिंदुस्तान की कोशिश होती है कि वैश्विक पंक्ति में अग्रणी आकर के खड़े हो जाएं। जब भी जरूरत हो किसी भी प्रकार से हम सर्वोपरि हों, हम सबसे आगे हों, इसी सोच के साथ में बढ़ते हैं। कार्यक्रम किसान की बात में कमलेश हमारे डॉक्टर साहब बता रहे थे हमारे सभी श्रोताओं को कि जब बात आती है चारा फसल में बीज उत्पादन की, तो इसमें ऐसे मौसम में अगर कोई रोग है, कोई कीटाणु है, तो उनके नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं? जी, अभी का जो जैसे उत्तर भारत के क्षेत्रों में देखें तो काफी मौसम इस बार थोड़ा अलग है जी। लगातार बादल छाए रह रहे हैं, बीच बीच में बारिश भी हो रही है और इस समय यदि किसान भाई पानी भी दे रहे हैं निरंतर चारा फसलों में, चूंकि चारा फसलें निरंतर जल्दी जल्दी बढ़ती है और उसमें बार बार पानी देने की एक आदत सी बनी होती है, तो यदि ज्यादा पानी देते हैं तो उससे क्या होता है कि तना गलन रोग का प्रकोप हो जाता है काफी हद तक। तो ये जरूर आपको ध्यान रखना है कि यदि पर्याप्त नमी है मिट्टी में तो आपको अनावश्यक पानी नहीं देना है। यदि तना गलन शुरू भी हो गया है ज्यादा पानी भरने से, निरंतर पानी देने से, तो उसमें आप कम से कम रसायनों का उपयोग करें, क्योंकि बार बार रसायनों का छिड़काव करने से चारा फसलों में हमारे पशुधन को हम काट के आज छिड़काव किया और मान लिया जल्दी ही खिला देते हैं तो उनके स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तो कोशिश करें कि जहां तक संभव हो बिना दवाई के ही सारे रोगों का प्रकोप कम हो जाए। तो तनागलन का बड़ा आसान सा उपाय है, आप इसमें पानी नहीं दें, कुछ दिन के लिए उसको खेत को खाली छोड़ दें और यदि थोड़ा सा ज्यादा प्रकोप होना शुरू हो गया है तो उस दशा में जो चारा है उसकी कटाई कर लें ताकि जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती रहे और पानी को सुखा दें। और बहुत ज्यादा प्रकोप होने की दशा में ही जो कवकनाशी है उसका छिड़काव करें, जिसके लिए कोई भी कवकनाशी है, चाहे डाइथेनम 45 जैसे पुराने कवकनाशी भी हो या जो आधुनिक कवकनाशी है उनका भी छिड़काव कर सकते हैं, पर वो तभी करें जब प्रकोप बहुत अधिक हो, जब लगभग 30 से 40% या उससे अधिक पौधों में इस तरह का प्रकोप हो। कम प्रकोप आपका आराम से यदि कटाई कर देंगे तो सूर्य के प्रकाश से और पानी कम देने से ही आपका ठीक हो जाएगा। और नाइट्रोजन की खुराक जरूर कम दें, बहुत ज्यादा दें। वृद्धि ज्यादा होने के लोभ में कई बार हम ज्यादा नाइट्रोजन दे देते हैं और असंतुलित उर्वरक उपयोग करते हैं, तो इसका जरूर ध्यान रखें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने प्रश्न छोड़ दिया असंतुलित उर्वरक। जी, यहाँ हम बार बार कोशिश भी करते हैं और भी वैज्ञानिक और डॉक्टर्स आते हैं तो हम बात करते हैं कि जय मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, सबसे पहले तो उसी का प्रयोग करें, फिर कोशिश करें कि किस फसल में कितने उर्वरक की आवश्यकता है, किसकी कमी है, किसकी बहुलता है, इस पर विशेष ध्यान दें। तो जब असंतुलित उर्वरक होगा तो नुकसान प्रत्येक प्रकार से है। बिल्कुल। तो हमें किस प्रकार से ध्यान रखना होगा उर्वरक का? जी, जैसे कि मानव जीवन में संतुलित पोषण का जो महत्व है उतना ही महत्व संतुलित पोषण का हमारे पौधों में भी है और पशुधन में भी है। यदि जहां तक हम पौधे के सही पोषण की बात करें तो सही पोषण का पता कब चलेगा हमें, जब हमें ये ज्ञात हो कि हमारी मृदा में कितने पोषक तत्व हैं। तो मिट्टी की जांच जरूर कराएं और सही तरीके से मिट्टी का सैंपल लें, खेत में अलग अलग जगह से लें और कम से कम जो 15 सेंटीमीटर गहराई है, जितनी गहराई तक हम जुताई करते हैं बार बार, 15 सेंटीमीटर गहराई तक की मिट्टी का नमूना लें और उस नमूने की जांच प्रयोगशाला में कराएं। और जो पोषक तत्व आपके मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में है या अधिकता में है उन पोषक तत्वों का उपयोग या तो नहीं करें, यदि वो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं और अधिकता में है तो उनका उपयोग नहीं करना है। यदि आपके कुछ पोषक तत्व बहुत कम है, सूक्ष्म पोषक तत्व हो या जो मुख्य पोषक तत्व हो कम है, तो उनका उपयोग आपको ज्यादा मात्रा में करना है। और उसमें जो सॉइल हेल्थ कार्ड होता है उसमें चार्ट में दिया जाता है कि आपके ये पोषक तत्व इतनी मात्रा में है और आपको कौन से पोषक तत्वों का उपयोग कितनी मात्रा में करना होता है। तो जो हर फसल के लिए अलग अलग संस्तुत दर है उसी हिसाब से आप पोषक तत्वों का उपयोग करें। चारा वाली जहां तक फसलें हैं उनकी मैं बताना चाहूंगा कि जो
बरसीम और रिजका है, दोनों दलहन वर्गीय फसलें हैं। इनको नाइट्रोजन की खुराक सिर्फ 20 से 25 किलोग्राम बिजाई से पहले देनी है, बाद में इनको आवश्यकता नहीं होती है, ये खुद की नाइट्रोजन खुद बना लेती है। फास्फोरस और पोटास पोषक तत्व इनको जरूर देना है। और आपकी मृदा में यदि गौण पोषक तत्व, जो सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक हो गया, बोरोन हो गया, विशेषकर बोरोन, क्योंकि रिजका में या बरसीम में बोरोन की कमी काफी देखी गई है, तो बोरोन हो गया, आयरन हो गया, लौह तत्व, तो इन पोषक तत्वों की अगर कमी हो तो इनका भी उपयोग बिजाई से पहले करें, या तो जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर, या जो खड़ी फसल है और आपको कमी ज्यादा ही नजर आ रही है तो खड़ी फसल में भी पर्णीय छिड़काव करके भी इन पोषक तत्वों की कमी को आप ठीक कर सकते हैं। यदि जई की खेती कर रखी है तो उसमें आपको जो बुआई के समय 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन और उसके पश्चात जब फसल 30 दिन के आसपास की हो जाए तब पोषक तत्वों का उपयोग करना है। और हर कटाई के पश्चात आपको नाइट्रोजन की खुराक देनी है। डॉक्टर साहब, जई की बात आप कर रहे हैं तो जई में हम देखते हैं कि फुटाव कई बार लेट होता है, या जो हमने काट लिया है नहीं आ पा रहा है। उससे फिर जब बात आती है बीज उत्पादन की तो उसमें भी किसान सोचता है कि ये तो अभी एक बार भी नहीं फूटी है, बीज उत्पादन करूंगा तो कैसे होगा। इसमें आप हमारे सभी साथियों को चलते चलते ये बताएं कि फुटाव के बाद जो जई आती है, क्या उसका बीज उत्पादन और एक बार में हम सीधा बीज उत्पादन लें, इन दोनों में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, इसमें किसानों के लिए जो फायदेमंद है वही चीज मैं बताना चाहूंगा कि एक बार या 2 बार तक भी आप जो मल्टीकट किस्में आ रही है, और जैसे इसकी द्विप्रयोजनीय फसलें हैं जो की भी बिल्कुल उसकी भी मैं साथ में बताऊंगा कि आप एक कटाई जरूर करें, ताकि हरा चारा तो पशुधन को मिले ही। हम सिर्फ बीज उत्पादन के लिए हरा चारा तो नहीं करेंगे, उसकी बजाय फिर ज्यादातर किसान दूसरी जो फसलें हैं जो ज्यादा लाभप्रद है उनकी खेती करेंगे। तो यह 1 या 2 कटाई, और ऐसे ही जैसे कि रिजका और बरसीम है, इनमें भी आप फरवरी के महीने तक कटाई जरूर लें, और उसके पश्चात ही जो फसल है उसका बीज उत्पादन के लिए फसल को लें। और जो भी प्रोटोकॉल हमने अभी चर्चा करी उनका उपयोग करते हुए निश्चित रूप से आप जो बीज है उसका अच्छा उत्पादन वो ले पाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर आर.एस. बाना, आप कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंची, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। कमलेश, यही है कार्यक्रम किसान की बात की पहचान, और कि हमारे जो सभी श्रोता हैं उनकी उत्सुकता बनी रहती है जब डॉक्टर साहब आते हैं, उनके अनुसंधान उन तक पहुंचते हैं, उसका लाभ वो उठाते हैं और अग्रणीय हो जाते हैं अपने क्षेत्र में। बिल्कुल। आज कार्यक्रम किसान की बात में इतना ही, दीजिएगा अनुमति, फिर मुलाकात होगी। कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।